खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे नया जन्म ही मांगूंगा। यह कथन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी, कवि और शायर अशफाक उल्लाह खान, जो कि इस चित्र में दिख रहे हैं, उनका है। यह कथन यह दर्शाता है कि राष्ट्रवाद यानी कि अंग्रेजी में नेशनलिज्म जो है वह कितना बड़ा शब्द हो जाता है, क्योंकि यह इंसान जिसके धर्म में दूसरे जन्म का कोई प्रावधान नहीं है, वह इंसान सिर्फ देश के लिए यह कह रहा है कि अगर मरने के बाद अगर उसको भगवान यानी कि खुदा से मुलाकात होती भी है तो वो यही कहेगा कि मुझे जन्नत नहीं, मुझे एक नया जन्म दे दो ताकि मैं भारत माता को आजाद करा सकूं, स्वतंत्र करा सकूं। यह उस व्यक्ति का कथन है जो कि स्वतंत्रता संग्राम यानी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ रहा था, और यह वो इंसान है जो भारत की स्वतंत्रता से पहले मारा गया था उसी स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में। यानी कि यह कथन अपने आप में दर्शाता है कि राष्ट्रवाद जो है, अंग्रेजी में नेशनलिज्म जो है, वह कितना बड़ा चीज है, कितनी बड़ी बात है। और इसी आधार पे मैं अब एक नया चैप्टर जो कि आप लोगों को आपके क्लास यानी कि क्लास 8 में, कक्षा 8 में पढ़ना है, द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी कि अपने देश का जो राष्ट्रवादी जो आंदोलन था उसके बारे में अब हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों को पढ़ना है क्लास 8 में। और हम लोग इसको पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ेंगे। तो अशफाक उल्लाह खान के इस कथन को लेते हुए, इनको श्रद्धांजलि देते हुए, इनको सम्मान देते हुए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी कि भारत का वह राष्ट्रवादी आंदोलन जो कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए, भारतीय आजादी के लिए, भारतीय इंडिपेंडेंस के लिए हुआ और जिससे भारत को स्वतंत्रता मिली। अब सबसे पहली बात आती है स्वतंत्रता की। सबसे पहली बात आती है, जब बात आती है स्वतंत्रता की, तो बात आती है कि अगर हम स्वतंत्र हुए तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के गुलाम होंगे। अगर इंडिपेंडेंस किसी को मिलता है तो इसका मतलब है कि वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होगा, तभी डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस आती है। तो जब बात आती है स्वतंत्रता की, जब बात आती है उसको लेने की, जब बात आती है राष्ट्रवादी आंदोलन की, जब बात आती है द नेशनलिस्ट मूवमेंट की, जो कि आप लोगों को इतिहास के चैप्टर 11 यानी कि पृष्ठ 128 से जो हम लोग पढ़ेंगे पारस प्रकाशन के अनुसार, उसमें हम लोग यह तो देखेंगे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या है, यह तो देखेंगे कि भारत को स्वतंत्रता मिली कैसे, लेकिन उससे पहले यह जान जाते हैं कि भारत को आखिर ये स्वतंत्रता की जरूरत क्यों पड़ गई, स्वतंत्रता का मतलब क्या रह गया भारत के लिए। तो भारत जो था वह गुलाम था। भारत, चूंकि अगर हम इतिहास को देखें तो भारत जो है वह कभी बनाया यानी कि स्थापित नहीं किया गया था। भारत जो है यह एक कहा जाता है, अगर हम पुराण वगैरह में देखें, पौराणिक ग्रंथों में देखें, धार्मिक ग्रंथों में देखें, तो भारत जो है यह देवताओं की भूमि है, यानी कि यह देवताओं के द्वारा बनाया गया भारतवर्ष है, जिसे जम्बू द्वीप भी पहले कहा जाता था, आर्यव्रत भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है, और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो भारत जो था यह देवताओं का, भारत जो है यह देवताओं की भूमि है, ऐसा पुराण और अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में पढ़ने को, देखने को, सुनने को, समझने को मिलता है। अब बात करते हैं कि हमारा जो पूरा दुनिया है यह 4 युगों में विभाजित है। सबसे पहले जो युग आता है वह आता है सत्य युग, जिसको सतयुग भी कहते हैं। फिर हम लोग त्रेता युग में आते हैं, फिर उसके बाद आता है द्वापर युग, और अभी जो हमारा युग है वो कली युग है, जिसको हम लोग कलयुग भी कहते हैं। और फिर यह युग जब समाप्त होगा तो फिर हम लोग सत्य युग यानी कि सतयुग में आ जाएंगे। युग होता है 4, और इन चारों युगों को मिलाकर महायुग होता है, और यह जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तो फिर महायुग की समाप्ति हो जाएगी, और महायुग के समाप्ति के बाद फिर एक नया युग, क्या एक नया महायुग का शुरुआत जो होगा एक नए युग से होगा, उसका नाम जो है वो सत्य युग होगा।
तो अभी तक जो बीता हुआ जो हमारा सत्य युग है, यानी कि सतयुग है, यानी कि उसके बाद वाला त्रेता युग है, उसके बाद वाला द्वापर युग है, उसके बाद अभी वाला जो कलयुग है, इसके बारे में एक एक लाइन हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इसको जब पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में पढ़ लेंगे। लेकिन यह नेशनलिस्ट मूवमेंट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको एक एक लाइन में समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो सत्ययुग जो है, यहां पर होली का कंसेप्ट आता है, होलिका का कंसेप्ट आता है, भक्त प्रहलाद का कंसेप्ट आता है, यहां पर हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों का नाम आता है। ऐसे ऐसे लोगों वाला जो युग था उसका नाम था सत्ययुग। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें यहां पर हुई, वो हम लोग जब डिटेल में पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे। यानी कि होली, प्रहलाद, होलिका, हिरण्यकश्यप, इन सारे वाला जो युग था वो सतयुग था। सतयुग के बाद जब राम की बात आई, रावण की बात आई, सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बात आई, तो इस युग को त्रेता युग कहा जाता है। त्रेता युग के बाद कृष्ण वाला जो युग आया, कृष्ण और कंस वाला, राधा वाला ये जो युग आया, इस युग को द्वापर युग, जिसमें महाभारत भी हुआ, ये जो युग था ये द्वापर युग। और द्वापर युग के बाद जो हम लोग वाला, यानी कि गौतम बुद्ध वाला, महावीर वाला जो युग है, यह जो है यह द्वापर, यह जो है यह कलयुग है जिसमें हम लोग हैं। तो यानी कि प्रहलाद वाला युग जो था वो सतयुग था, उसके बाद राम वाला जो युग था वो त्रेता था, कृष्ण वाला जो युग था वो द्वापर था, और अभी वाला जो युग है जिसमें हम लोग हैं, जिसमें गौतम बुद्ध हुए, जिसमें सिद्धार्थ गौतम गौतम बुद्ध बन गए, महावीर और इन सारे लोगों की उत्पत्ति हुई, यह जो है यह कली युग है। अब इसका डिस्कशन यहां पर क्यों, इस नेशनलिस्ट मूवमेंट में क्यों? तो यहां पर इसलिए क्योंकि यह जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, यह जो राष्ट्रवादी आंदोलन की बात करेंगे, यहां पर जो भारत के स्वतंत्रता की बात करेंगे, तो यहां पर भारत की गुलामी को जानना जरूरी है कि आखिर हम गुलाम हुए तभी तो स्वतंत्र हुए। तो जहां तक बात आती है बाकी तीनों युगों की, कलयुग के पहले वाले तीनों युगों की, जिसमें सत्ययुग आता है, त्रेता युग आता है और द्वापर युग आता है, यहां पर धर्म का मतलब जो था वो कर्तव्य था। यहां पे धर्म का मतलब जो था वो ड्यूटी था। यहां पे धर्म का मतलब जो था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी था। और यहां पर लोग जो थे वो या तो भगवान को मानने वाले थे या तो भगवान को नहीं मानने वाले थे, या तो राक्षस थे या तो देवता थे, या फिर देवताओं के भक्त थे, या फिर राक्षसों की अपनी सेना होती थी। यानी कि जो लोग थे वो एक देवता, राक्षस और इनके इर्द गिर्द सारा कंसेप्ट चलता था। लेकिन जब द्वापर की समाप्ति हुई, यानी कि महाभारत काल के बाद जब हम लोग कली युग में आए, तो यह जो धर्म था, जो कर्तव्य था, यह रिलीजन में कन्वर्ट हो गया, जिसको आज हम लोग धर्म कहते हैं। इसका सही अर्थ जो है, सही शाब्दिक अर्थ जो है वो अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब कर्तव्य होता है। लेकिन आज जो यह धर्म है, कली युग में जो धर्म है, यह धर्म जो है ये रिलीजन है। और यह रिलीजन जो है उसी बाकी तीनों युगों से टूटकर, उसी सनातन पद्धति से टूटकर आज जो रिलीजन है वो हिंदू बन चुका है, तो इस्लाम बन चुका है, तो सिख बन चुका है, तो ईसाई बन चुका है। ऐसे करके अलग अलग धर्म बन चुके हैं। जो आज धर्म कहला रहे हैं वो रिलीजन है, और धर्म का वास्तविक अर्थ जो है वह कर्तव्य है। तो यह जो कली युग आया, तो कली युग में क्या हुआ कि कली युग में जो धर्म कर्तव्य वाला था वो धर्म जो है वो रिलीजन में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। और जो एक पद्धति जो चली आ रही थी, जो सनातन पद्धति चली आ रही थी, वह जो है वो अलग अलग हिस्सों में बट गया। इसके अलग अलग खंड बन गए। कोई हिंदू बन गया रिलीजन के नाम पे, तो कोई मुस्लिम बन गया, तो कोई ईसाई बन गया, कोई यहूदी बन गया, कोई बाद में चल के सिख बन गया, फिर बौद्ध बन गया, फिर जैन बन गया। ये सारे रिलीजन आ गए, और इसी रिलीजन के आधार पर भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण हुआ वो इस्लाम धर्म का, यानी कि मुस्लिम रिलीजन का, यानी कि मुस्लिम धर्म का सबसे पहले आक्रमण जो है वो भारत पर हुआ। और कोई किसी को तभी कब्जे में लेना चाहता है, कोई किसी पर तभी आक्रमण करता है नकारात्मक रूप से, क्योंकि आक्रमण अपने आप में एक नकारात्मक शब्द है। कोई किसी पर तभी आक्रमण करता है जब उसको वहां पर कुछ पाने को होता है, जब उसको दिखता है कि वहां पर कुछ है। और भारत के बारे में कहा जाता है कि
कहा जाता है कि भारत जो है पुराने समय में सोने की चिड़िया थी, यानी कि भारत में बहुत कुछ था। बस सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं था कि भारत एक चिड़िया थी और उड़ती थी, सोने का पंख था। सोने की चिड़िया का मतलब है कि भारत के पास रिसोर्सेस, संसाधन बहुत सारे थे, जिसके कारण से सभी लोगों का आंख जो है, सभी बाहरी लोगों का आंख जो है वो भारत पर टिका रहता था कि भारत से कैसे इन सारे संसाधन को लिया जा सके, लूटा जा सके, ये सारा कुछ करा जा सके। तो सबसे पहले जो भारत पर आधिकारिक रूप से जो लूटने भारत को आए, उनका नाम मुगल था, जो कि आप लोग पारस प्रकाशन के अनुसार चैप्टर 5 यानी कि आप चैप्टर 5 में मुगलों के बारे में पढ़े होंगे। जब आप क्लास 5 में आप पढ़े होंगे, जब आप क्लास 5 में थे तो आप लोगों को मुगलों के बारे में पढ़ाया गया था और वहां से कंसेप्ट आता है कि भारत में सबसे पहले मुगलों का शासन आया, यानी कि मुगल जो है, यानी कि मुस्लिम जो है, वो खुद में मुस्लिम नहीं थे, वो खुद कन्वर्टेड मुस्लिम थे, जो तैमूर और अलग अलग वंश से जुड़े हुए थे, मंगोल साम्राज्य से जुड़े हुए थे, जिनका वंश जो था वो मुगल था, जो अपने आप में कन्वर्ट होके इस्लामिक बना था, मुस्लिम बना था। और सबसे पहले भारत पर आधिकारिक रूप से मुगलों का शासन था, जो लगभग 250 साल तक भारत को, जिसने लगभग 250 सालों तक भारत को लूटा, भारत के संपदा को भी लूटा और भारत के धर्म को भी लूटा और धर्म के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करता चला गया। बहुत सारे लोग परिवर्तित हो गए, बहुत सारे लोग बच गए। इसके बाद जब मुगल जब शासन कर रहे थे, तो मुगलों के बाद जब मुगल का शासन खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, ये सारा कुछ आप लोगों ने क्लास 5 में पढ़ा है, वहां से आप रिकॉल कर सकते हैं, वहां से आप स्मरण कर सकते हैं, या फिर उसको फिर से देख सकते हैं मुगलों के बारे में। तो जब मुगल आए और मुगल गए, तो मुगल के जाने के बाद भारत पर किसका शासन आया, तो ईसाइयों का शासन आया, यानी कि मुस्लिमों के जाने के बाद भारत को ईसाइयों ने लूटा। ईसाइयों ने भारत को बस धार्मिक रूप से नहीं लूटा, ईसाइयों ने भारत को व्यापारिक रूप से लूटा। क्रिश्चियंस, जिसको अंग्रेजी में क्रिश्चियन कहते हैं, हिंदी में ईसाई कहते हैं, ईसाइयों ने भारत को व्यापारिक रूप से लूटा। और जब मुगल गए तो ईसाई आए, यानी कि जब मुगल गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन हुआ, इंग्लैंड ब्रिटेन का भारत पे शासन हुआ। इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इन सब में क्या अंतर है, ये हम लोग जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन यहां पर बस इतना जान लेते हैं कि मुगल जब भारत को गुलाम बनाए हुए थे, जब मुगल गए, मुगल का पतन हुआ, तो भारत पर आधिकारिक रूप से सबसे बड़ा जो शासन था, जिसने भारत को लूटने का कार्य किया, धार्मिक रूप से तो कम लूटा लेकिन व्यापारिक रूप से ज्यादा लूटा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ईसाइयों का शासन आया। और फिर ईसाई का शासन ही, ईसाई ने ही भारत पर 1947 यानी कि हमारे स्वतंत्रता तक ईसाइयों का शासन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। तो यह जो द नेशनलिस्ट मूवमेंट है, यह अधिकांश रूप से, मुख्य रूप से ये ईसाइयों के खिलाफ यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का, भारतीय समाज का वह विद्रोह है, जो कि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। और मैं द मोहित श्रीवास्तव, सोशल साइंस टीचर, इस चैप्टर में इन सारे चीजों के बारे में बताऊंगा और यह समझाऊंगा कि यह नेशनलिस्ट मूवमेंट है क्या। अभी तो मैं बैकग्राउंड पर था कि आखिर यह नेशनलिस्ट मूवमेंट का कंसेप्ट आया तो आया कहां से। अब हम लोग देखेंगे कि इस नेशनलिस्ट मूवमेंट में, इस राष्ट्रवादी आंदोलन में कैसे कैसे भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि अंग्रेज ही थे जहां से हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, यानी कि अंग्रेज का शासन खत्म हुआ, तब भारतीयों का यानी कि भारत के लोगों का शासन आया, जो कि वर्ष 1947 में आया। तो अब हम लोग इस चैप्टर पर आते हैं, इस अध्याय पर आते हैं, अध्याय संख्या 11 को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं। तो द ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड बंगाल गवर्नर इन 1757 एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज सप्रेस्ड ब्रूटली बाय द ब्रिटिश। कहा जा रहा है कि जो अंग्रेज सेना थी यानी कि ब्रिटिश आर्मी थी, उसने क्या किया
तो डिफीटेड बंगाल गवर्नर, बंगाल के राज्यपाल, बंगाल के जो शासक थे, बंगाल में जिसका शासन था उसको उसने यानी कि ब्रिटिश आर्मी ने 1757 में हरा दिया और भारत की जो कही जाती है कि स्वतंत्रता की सबसे बड़ी नींव रखी गई थी, जिस आजादी, जिस लड़ाई से वह जो था वो 1857 में शुरू हुआ था। तो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 के विरोध को भी, विद्रोह को भी बहुत 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 गंदे तरीके से ब्रिटिश आर्मी ने उसको भी दबाने का कार्य किया, लोगों को मारने का कार्य किया। बहुत बुरी तरीके से ब्रिटिश आर्मी ने पहले तो बंगाल के गवर्नर को 1757 में हराया और उसके बाद 1857 में जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम का जो मुख्य नींव रखने वाला जो विद्रोह शुरू हुआ था उसको भी ब्रिटिश आर्मी ने और ब्रिटिशर्स ने ब्रूटली यानी कि बहुत बुरे तरीके से उसको रोकने का कार्य किया। ब्रूटली का मतलब यहां पर हुआ कि नरसंहार और बहुत सारी चीजें यहां पर हुई 1857 के विद्रोह को रोकने के लिए। आगे, द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, डिनायल ऑफ पॉलिटिकल रीजन्स, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, द प्रेस एक्ट 1878 एंड आर्म्स एक्ट 1879 कंटिन्यूड द लाइट ऑफ लिबर्टी अमॉन्ग द हार्ट ऑफ इंडियंस। अब यहां पर लिखा हुआ है कि द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण हुआ, एक्सप्लॉयटेशन को शोषण कहते हैं। डिनायल ऑफ पॉलिटिकल रीजन, अगर हम बात करें राजनीतिक तौर पे, तो राजनीतिक तौर पर भी भारतीयों को बहुत सारे चीजों से वंचित रखा गया। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात हुआ, यहां पर नस्ल भेदी बहुत सारी चीजें हुई, क्योंकि यहां पर अंग्रेज अपने आप को रंग के आधार पे और बहुत सारे चीजों के आधार पर अपने आप को सुपीरियर मानते थे और भारत के लोगों को इंफीरियर मानते थे। वो अपने आप को गोरे कहते थे, भारत के लोगों को काले कहते थे। हालांकि यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रंग के अनुसार कोई बड़ा या छोटा, कोई अच्छा या खराब नहीं होता, और यह नहीं कह सकते और यह नहीं कहा जा सकता है कि जो गोरा है वो बेहतर है, जो काला है वो खराब है, और जो गोरा है वह अच्छाई का प्रतीक है और जो काला है वो बुराई का प्रतीक है। हर रंग का अपना सम्मान है, हर रंग का अपना अपना फीचर्स है। तो यह गोरा और काला, इन सारे चीजों में अंग्रेजों ने भारतीयों को बांटा। वो कहे कि हम गोरे हैं और भारतीय जो हैं वो काले हैं, और यहां पर फिर वही बात आती है कि गोरा और काला, यहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन था इसकी शुरुआत या फिर इसकी जो नींव जो है यह भी अंग्रेजों ने रखी। तो क्या क्या था कि आर्थिक रूप से जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, शोषण हुआ भारतीयों का, पॉलिटिकली इन लोगों को इग्नोर किया गया। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल भेदी जो है वो भेदभाव हुआ। इसके बाद द प्रेस एक्ट 1878 1878 का प्रेस कानून और आर्म्स एक्ट 1879 और आर्म्स का जो कानून था 1879 का कंटिन्यूड, इन सारे चीजों के आधार पर भारत के और भारतीयों के दिल में अब एक बहुत बड़ा गुस्सा आ गया था, बहुत बड़ा विद्रोह आ गया था अंग्रेजों के खिलाफ। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इन सारे चीजों ने जब इकट्ठे भारतीयों को जगाने का कार्य किया, भारतीयों को झकझोरने का कार्य किया, तो यहीं से 1857 का विद्रोह का नींव रखा गया। और 1857 के विद्रोह के नींव के आधार पर ही इन सारे चीजों को आगे बढ़ाया गया और भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ यानी कि ईसाइयों के खिलाफ अपना अंतिम बैटल यानी कि अंतिम युद्ध शुरू किया। और इस युद्ध का परिणाम जो है वर्ष 1947, वर्ष 1947 यानी कि 1857 से 1947 की बात करें तो 90 साल, यह जो अंतिम युद्ध की जो शुरुआत हुई 1857 में, जिसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 या मंगल पांडे से इसको जोड़ा जाता है, इसकी जब शुरुआत हुई तो मात्र 90 साल लगे उस अंग्रेज को भगाने में जो कि भारत पर कब्जा किए हुए थे और भारत पर शासन कर रहे थे। तो यहां पर इस लाइन, इस पैराग्राफ में हम लोगों को यही समझने को मिलता है, यही देखने को मिलता है कि चाहे वो बंगाल के गवर्नर हो, चाहे वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो,
इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो, डिनायल ऑफ पॉलिटिकल रीजन्स हो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, प्रेस एक्ट 1878 हो, आर्म्स एक्ट 1879 हो और बहुत सारी चीजें हो, इन सारे चीजों ने मिलकर भारत के लोगों में वह अलख जगाई, वह विद्रोह का भाव जगाया और भारतीयों को भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अंतिम युद्ध में अपना पूरा जान न्यौछावर करने की प्रेरणा दी और इसके आधार पे हम भारतीय जो हैं वो वर्ष 1947 में इस अंग्रेज शासन से स्वतंत्र हुए। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग आगे की बात करेंगे, वहां पर हम लोग जानेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन थे, फिरोज शाह मेहता कौन थे और अलग अलग लोगों के बारे में जानेंगे, अलग अलग कानून के बारे में जानेंगे। पूना पैक्ट क्या था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, तो वीर सावरकर कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या मतलब बनता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या था, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे। और कुछ इन सारे चीजों के बारे में जानते हुए हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे। तो यह हम लोग का पहला कक्षा था, पहला क्लास था द नेशनलिस्ट मूवमेंट का, जहां पर हम लोगों ने यह जाना कि आखिर यह नेशनलिस्ट मूवमेंट का अर्थ क्या है, इसका नींव कहां से आया और फिर यहां पर 1857 इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इन सारे चीजों के आधार पर और क्या क्या हुआ। तो इस क्लास में इतना ही, इस कक्षा में इतना ही, फिर अगली कक्षा में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।